नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा, केंद्र सरकार किसान आंदोलन से जुड़े 86 मुकदमे वापस लेने पर हो गई है राजी। रेल मंत्रालय ने किसान आंदोलन के दौरान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के निर्देश किए जारी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत सहायता राशि पाने वाले किसानों की संख्या में कमी पर बताया कि सरकार के पास पात्र किसानों का नहीं था सही आंकड़ा। सरकार फसलों में कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दे रही है प्रशिक्षण। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, बिहार के 71 लाख से अधिक किसान पीएम किसान सम्मान निधि से हुए वंचित। कृषि विभाग के पास योजना से संभावित लाभार्थियों की कोई मौजूदा सूची नहीं होने से लाभार्थी 3,443.55 करोड़ से रह गए वंचित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी में 135 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। कहा कि गरीब किसान और आम नागरिकों को नहीं होना चाहिए परेशान, गांव में ही हो उनका कार्य। भोपाल से नहीं चौपाल से चलेगी सरकार, किसानों के कर्ज की ब्याज की राशि भरेगी सरकार। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सरकार हर खेत मिट्टी परीक्षण एम्बुलेंस प्रयोगशाला सेवा करेगी शुरू। कृषि में रासायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग से खेत की मिट्टी का हो रहा है शरण। खेत एम्बुलेंस में कृषि वैज्ञानिक के साथ कृषि अधिकारियों की रहेगी टीम, जो मौके पर किसानों के खेत में पहुंचकर बताएगी कि खाद का कितना करना है उपयोग। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार किसान आंदोलन से जुड़े 86 मुकदमे वापस लेने पर राजी हो गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि गृह मंत्रालय ने इन मामलों को वापस लेने पर सहमति जताई है। उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय ने किसान आंदोलन के दौरान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के निर्देश भी जारी किए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तोमर ने बताया कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, एमएसएमई को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने तथा देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पद्धति को बदलने के लिए इस साल जुलाई में एक समिति गठित की है और समिति की बैठक नियमित रूप से चल रही है। तोमर ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों पर हमेशा झूठी राजनीति की है और उन्हें उकसाया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों पर झूठी राजनीति करती रही है। इसी के कारण पूरे देश भर में किसानों को दुर्दशा का शिकार होना पड़ा। किसान आंदोलन के समय भी कांग्रेस पार्टी ने दोहरा चरित्र अपनाया। जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए कहती थी और जिन कानूनों की वकालत करती थी, हमने उन कानूनों को बनाया और बाद में जाके किसानों को उकसाने के लिए बैठ गए। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को आश्वस्त करते समय कहा था कि मैं कृषि सुधारों के लिए समिति बनाऊंगा। उस समिति में वैज्ञानिक भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, राज्य सरकार के अधिकारी भी होंगे, किसानों के प्रतिनिधि होंगे। वो समिति बन गई है और वो समिति विचार कर रही है। उसमें जो किसान प्रतिनिधि हैं वो किसान यूनियनों को प्रतिनिधि हैं। उन किसान यूनियनों को इस प्रकार से लांछित करना और उनके बारे में ये कहना बिल्कुल भी गलत है। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत सहायता राशि पाने वाले किसानों की संख्या में कमी इसलिए आई है क्योंकि शुरू में सरकार के पास पात्र किसानों का सही आंकड़ा नहीं था। इसके लिए जो किसान सम्मान निधि का पैसा है वो डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाता है और उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। राज्य सरकार है वो किसानों के नाम और उसके अकाउंट भारत सरकार के पास में भेजती है और उसके बाद में किसान के अकाउंट में पैसा पहुंचता है। और किसानों के लिए जो राजस्थान में अगर बात करें तो टोटल मिलाकर
जो किसान है 80,000 किसान 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है। लेकिन राजस्थान में टोटल जो स्वयं के द्वारा किसानों ने अपने पोर्टल पर जो दर्ज करवाए थे, उनके जो रजिस्टर्स उनके लगभग 15 लाख दर्ज करवाए और उसमें से 8 लाख को और 65,000 को मंजूरी मिल गई और 2 लाख ऐसे थे जो पात्र या जिसको इनकम टैक्स पे या ऐसे थे तो उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी तक 4 लाख और 25,000 ऐसे नाम हैं जो पेंडिंग हैं और वो पोर्टल पर है। ये राज्य सरकार को हमने उसके लिए बता दिया है कि राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से उनकी वेरीफाई करके और उस पोर्टल पर जैसा कि वो अगर चढ़ाएंगे तो किसानों को जो किसान सम्मान निधि का पैसा है वो उनके पहुंच जाएगा। तो ये राज्य सरकार के ऊपर पेंडेंसी में है और निश्चित रूप से जैसे ही हमारे पास में आएंगे तो वो सभी किसानों को 2,000 रुपए की किस्त से वो हम रिलीज करना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। कैलाश चौधरी ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि सरकार फसलों में कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दे रही है। सब्जी हो या कोई क्रॉप हो, कोई भी हो, फसल या फल हो, किसी के अंदर भी अगर इस चीज़ को आवश्यकता है तो राज्य सरकार वहाँ से प्रपोजल या उनको जानकारी अगर देते हैं CIP-MC को, तो निश्चित रूप से इसकी पूरी उसकी एक किसानों को गांव में जाकर ट्रेनिंग देना भी होता है, उनको एडवाइजरी देकर उनको जानकारी भी दी जाती है और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी समाधान भी हुआ। क्योंकि जब पेस्ट आता है तो उसके लिए अभी कई ऐसी जैसे उसमें फेरोमोन ट्रैप है या बायो एजेंट है, ऐसी भी अगर कोई आ जाती है तो उसके लिए भी उनको तुरंत बताया जाता है कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो जैसा उसके अंदर कीड़ा आ जाता है तो उसका मादा या नर को जिस तरह से मिलाकर उसको कैसे खत्म करें। तो इस दिशा के अंदर भी लगातार प्रयास किए जाते हैं और उसकी वजह से देश भर के अंदर एक ऐसी जब बीमारी आती है उसका समाधान भी निश्चित रूप से किया जाता है और उसका परिणाम किसान को तुरंत समाधान भी मिलता है। कैलाश चौधरी ने बताया कि कृषि बजट 2013 में 23,000 करोड़ से बढ़कर अब 1,32,000 करोड़ रुपए हो गया है। कि हम सब जानते हैं कि किसान और किसानों की आबादी देश में लगभग 70% है और बजट की बात आती है तो 2013 में जो कृषि का बजट था वह लगभग 23,000 करोड़ के आसपास था। लेकिन मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगा कि अब कृषि का जो बजट है इस वर्ष का वह 1,32,000 करोड़ से भी अधिक है और उसमें से लगभग आधे से अधिक किसान सम्मान निधि के तौर पर जो लगभग 65,000 करोड़ रुपए हैं वो डायरेक्ट किसान के खाते में DBT के माध्यम से पहुंचता है। तो ये किसान सम्मान निधि के जो भी आज लगभग 11.5 करोड़ किसानों को पैसा गया है और वो टोटल जो किसानों का पैसा है वो 2,24,000 करोड़ रुपए देश के किसानों के अकाउंट में किसान सम्मान निधि के पहुंचे हैं। और मैं दूसरी तरफ जैसा जाना चाहूंगा कि जब किसान सम्मान निधि के तौर पर और बजट को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बढ़ाया किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए, लेकिन किसान खेत में तो जीत जाता था, अपनी फसल को पैदा कर लेता था, लेकिन जब वह मार्केट में जाता था तो मार्केट में जाते जाते वो हार जाता था कि उसको मार्केट में वैल्यू कैसे मिले, उसको रेट अधिक कैसे मिले। और इसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम प्रारंभ की, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम FPO के नाम से जानते हैं। और उस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आज देश भर में लगभग 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य लिया, जिसके अंदर हम लगभग सभी एलोकेट हो गए हैं और उसमें से 4,031 FPO का रजिस्ट्रेशन देश भर में हो चुका है। और वो FPO है जिसके माध्यम से किसान को डायरेक्ट वो मार्केट से भी लिंक कर पाएगा और अपनी लागत में भी वो कम कर पाएगा, क्योंकि FPO कंपनी एक्ट में भी बन रहा है, कोऑपरेटिव एक्ट में भी है। तो कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर 300 किसान जो या 300 किसान से अधिक का समूह बनाएगा और वो छोटे छोटे किसान जो होंगे उनका समूह बनेगा तो वो अपनी बार्गेनिंग क्षमता भी उनमें बढ़ेगी।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सम्मान निधि से बिहार के 71,45,065 लाभार्थी 3,443 करोड़ से अधिक रुपए का लाभ लेने से वंचित रह गए। बिहार विधानमंडल के समक्ष शुक्रवार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि विभाग के पास योजना के संभावित लाभार्थियों की कोई मौजूदा सूची नहीं होने से 71,45,065 लाभार्थी 3,443 करोड़ रुपए से अधिक से वंचित रह गए हैं। 164 लाख प्रचलित भूमि धारकों के विरुद्ध पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या केवल 82.50 लाख यानी कि 50% थी। अगस्त 2021 अपर्याप्त अच्छा दान के लिए विभाग के पास संभावित लाभार्थियों की कोई मौजूदा सूची नहीं होने, अन्य योजनाओं से मौजूदा डाटाबेस तक पहुंच नहीं होने, ऑफलाइन आवेदनों के लिए किसी भी विकल्प का प्रावधान नहीं करने को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऑफलाइन आवेदन का विकल्प नहीं देकर राज्य सरकार ने वैसे किसानों को योजना से लाभ से वंचित कर दिया जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का एक ही लक्ष्य है, विकास और जनता का कल्याण। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार द्वारा जिन किसानों को कर्ज माफी का झूठा आश्वासन देकर उन पर ब्याज की गठरी लाद दी गई थी, उनके कर्ज की ब्याज की राशि भरवाने का सरकार कार्य करेगी। आगामी 6 अप्रैल से पुनः जन सेवा अभियान चलेगा। जिस व्यक्ति का नाम छूटा होगा उसका जोड़ा जाएगा। गरीब किसान और आम नागरिक परेशान ना हो, दर दर ठोकर ना खाएं। गांव क्षेत्र में ही उनका कार्य होगा। सरकार भोपाल से नहीं चौपाल से चलेगी। उन्होंने मंच से ही लापरवाही बरतने पर सीएमओ और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सनकटा डैम के निर्माण की घोषणा की और सभी औपचारिकताएं पूरी कर निर्माण कार्य चालू करने को कहा। उन्होंने सरकुला एवं कूनो बांध बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश में बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान चला रहा है। शिवपुरी जिले में 12,270 महिला स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे 1,40,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से 55,000 बहनों की मासिक आय 10,000 से अधिक हो गई है। सहरिया समाज की बहनों को 1,000 रुपए प्रति माह पोषण आहार अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अमृत सरोवर के उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए खेल अधिकारी के खरे को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किसानों का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भू उर्वरकता को बनाए रखने के लिए हर खेत मिट्टी परीक्षण एम्बुलेंस प्रयोगशाला सेवा शुरू की जा रही है। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आत्मनिर्भर भारत निर्माण में कृषि और किसानों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित रही है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए राज्य सरकार निरंतर किसान कल्याणकारी योजनाएं बनाकर संचालित कर रही है। कृषि में रासायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग से खेत की मिट्टी का क्षरण हो रहा है। राज्य सरकार ने मिट्टी क्षरण को रोकने के लिए किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करने हर खेत मिट्टी परीक्षण एम्बुलेंस प्रयोगशाला सेवा शुरू करने जा रही है। खेत एम्बुलेंस में कृषि वैज्ञानिक के साथ साथ कृषि अधिकारियों की एक टीम रहेगी, जो किसान के खेत में पहुंचकर ऑन स्पॉट ये बताएगी कि खेत की मिट्टी में कितना रासायनिक खाद उपयोग करना है और कितना नहीं करना है। G20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे की प्राथमिकता में खाद्य सुरक्षा भी शामिल है। भारत इसे लचीली और न्यायसंगत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का बेहतरीन मौका है। 2023 को मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और कर्नाटक को राज्य में मिलेट्स की विविधता दिखाने के इस अवसर का भरपूर उपयोग कर रहा है। और बेंगलुरु से इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने।
G20 की मीटिंग में एग्रीकल्चर एक बहुत ही अहम मुद्दा है और अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंस ट्रैक की बैठक शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो मिलेट्स हैं उसको काफ़ी एक तरह से तरजीह दी जा रही है क्योंकि जो 2023 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। कर्नाटक की क्या है तैयारी, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है KFCSC के डायरेक्टर साहब राघवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। थोड़ा सा हमें समझाइए कि ये आपका जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है कितने फार्मर्स के साथ जुड़ा है और आप लोग रागी या मिलेट के लिए क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस्ड 2021-23 टोटल फार्मर्स 3 lakhs अप्रोक्सीमेट रागी एंड जोवर इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 3 lakhs फार्मर्स रजिस्टर हो गया, प्रोक्योरमेंट कर दिया। 4.5 lakhs मेट्रिक टन हम लोग परचेज कर दिया। ये MSP से क्या हो गया, सभी फार्मर्स के लिए बहुत यूज हो रहा। क्यों पता, मार्केट में 15 रुपीज़ 16 रुपीज़ 70 रुपीज़ में रागी हो रहा, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर क्विंटल 3,578 रुपीज़ प्राइस दे रहा। अब ये समझाइए कि G20 से आपको क्या उम्मीदें हैं। मिलेट अगर प्रमोट आप लोग करते हैं तो कहाँ देख रहे हैं फ्यूचर। यस 100%, स्पेशली रागी इज द फेमस फॉर, अभी क्या होता है रागी ओनली फॉर साउथ कर्नाटक में फेमस है। अभी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक सभी हम लोग क्या कर प्रमोट कर रहा है, नेशनल लेवल में प्रमोट कर रहा। लास्ट 2 ईयर से हम लोग नेशनल लेवल में प्रमोट कर रहा। बट फ्यूचर में क्या होता, ऑल ओवर में इंडिया किया तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता, डिमांड भी ज़्यादा होता, ऑटोमेटिकली फार्मर्स को हम लोग अच्छा पैसे दिया था। दैट मीन्स पर क्विंटल 3,578 रुपीज़ दिया तो क्या होता है, ये ज़्यादा ग्रो हो सकता। अगेन फार्मर्स के लिए अच्छा एडवांटेज भी मिलता, ये इंटरनेशनल में ब्रांड हो जाता है, इंटरनेशनल में पॉपुलैरिटी हो जाता है। जी, ये क्या क्या वैरायटीज हैं आपके पास, थोड़ा सा समझाइए। हमारे पास 9 तरह की मिलेट्स है, इसमें 5 वो मेजर मिलेट्स है और बाकी सब वो माइनर मिलेट्स है। मैं एक एक बताऊं, ये हमारा प्रोसो मिलेट है। ये मिलेट आप लेंगे तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग डिसीजेस के लिए वो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद फिंगर मिलेट, ये मिलेट कर्नाटका में, ये अभी इंडिया में दूसरे, हमारा स्टेट दूसरे पोजीशन में है। और ये मिलेट में हमको कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, दूध से भी ज़्यादा। 100 ग्राम्स में 350 मिलीग्राम्स कैल्शियम ही होगा। हमारे साथ स्टेट ऑफिशियल्स मैडम भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा हमें बताइए कि इन प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह से बढ़ रही है। There are so many products like value added products like diabetic health drink, ragi laddus, cookies. You can see here, like there are so many products. Now it's the best opportunity for the farmers to market their products also. G20 के बाद इससे और भी इसको फोकस मिलने जा रहा है। Yeah. After the G20, I think it will go for an international level. We are expecting it. ये बड़ी बात है कि जो इंटरनेशनल फोकस है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। और ये जो रागी पे या फिर मिलेट पे जो फोकस कहें इंटरनेशनल ईयर के तौर पे जो मनाया जाने वाला है, वो विन विन सिचुएशन पैदा करता है फार्मर्स के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी, और जो कंपनीज इन फार्मर्स के साथ जुड़ी हुई हैं उनके लिए भी। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, बैंगलोर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल से अधिक का कार्यकाल कृषि क्षेत्र में बेमिसाल रहा है। मोदी सरकार में अन्नदाता के हित में लागू किए गए केंद्र प्रेरित नीतियों और योजनाओं के विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर। सर, अगर बात करें 8 साल बेमिसाल, तो आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो ये जानता हूं जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, किसान उनके केंद्र में प्राथमिकता पे रहा है। उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आमदनी डबल करेंगे, और मैं कई मायनों में डबल से भी ज़्यादा आमदनी करने का काम किया है। और ये क्यों हुआ है कि मोदी जी के आने से पहले का बजट कृषि का जब मैं देखता हूँ 9-10 में 12,000 करोड़, 13-14 जो लास्ट बजट था यूपीए के टाइम का 27,000-27,500 करोड़। अपनी एनडीए सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का पिछले साल का बजट 1,32,000 करोड़। बजट नहीं होगा तो कहाँ से फिर विकास होगा? 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देने का काम किया है। किसानों की किस तरह से, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को इन्होंने दबा के रखा गया था। वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, 1.5 गुना ही नहीं लागत का 1.5 गुने से ज़्यादा देने का काम किया। यदि एमएसपी देखेंगे कुछ क्षेत्रों में तो 98% तक बढ़ी है, दलहन में 50% से ऊपर बढ़ी है। तो इस तरह से चाहे फर्टिलाइजर्स की मामला हो, दुनिया भर में यूरिया के दाम बढ़े हैं, डीएपी के दाम बढ़े हैं, 4,000 से ऊपर डीएपी का है इंटरनेशनल मार्केट में, यहाँ उसी रेट पे मिल रहा है। इसी तरह यूरिया का दाम है 2,400 कुछ का है, यहाँ पुराने रेट पे 370 में मिल रहा, कोई नहीं बढ़ा, क्योंकि सब्सिडी देने का काम किया है। किसानों की लागत ना बढ़े इसके लिए विभिन्न योजनाएं करी हैं, और किसानों की
सम्मान निधि देने का काम किया है। 11 करोड़ किसानों को अब तक 2 करोड़ से ऊपर 2 लाख करोड़ से ऊपर सम्मान निधि खातों में जा चुकी है। तो ये एक है, तो किसानों की हालत सुधारने के लिए निरंतर काम किए जा रहे हैं। अगर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की बात करें तो कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के सपनों का नया भारत है, वो किस तरह की तस्वीर उभारेगा कृषि क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मामला वो लेके आए हैं। किसान जो पैदा करता है 2 दिन में सड़ने वाली चीज़ है, इसलिए उन्होंने अपनी स्पेशल ट्रेन चलाने का काम किया, किसान ट्रेन के नाम से, ताकि एक जगह की जगह दूसरी जगह जा सके। किसानों के लिए मार्केट खोलने का काम किया है और प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और भंडारण सब पर अच्छा काम किया है। कभी 2 फूड पार्क थे, आज 21 फूड पार्क तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से किसान की जो वैल्यू एडिशन है दुनिया भर में 60 से 70% है, यहाँ वैल्यू एडिशन 6-7% था। तो उसको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो किसान पैदा करता है उसको सही दाम मिले, क्योंकि अभी तक तो यह बिचौलिए 77% तो बिचौलिए खा रहे हैं, 23% किसान के खाते में जाता था। अब वो चीज़ नहीं होगी। अलविदा होते साल 2022 के अंत में नए साल की नई संकल्पना और नई सोच के बारे में आप क्या कहेंगे किसानों के संदर्भ में? किसानों के संदर्भ में मैं कहता हूं कि किसान नए साल में आने वाले इसमें किसान कई गुनी उसकी आय वृद्धि भी होगी और किसान की हालत सुधरेगी। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर, जिनका मानना है कि बीते 8 साल से अधिक के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने न केवल गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए नई नई नीतियां और योजनाएं बनाई है, बल्कि जमीनी स्तर पर इनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर अन्नदाता को इनका लाभ दिलाने का काम भी किया है। मेरे से की कैमरामैन AK के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान धान के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। नवंबर महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान धान का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2202 रुपए प्रति क्विंटल था। चौथे सप्ताह के दौरान धान के भाव में तेजी आई और भाव 20 रुपए मजबूत होकर 2222 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं दिसंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान धान के सौदों में 15 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2217 रुपए। दूसरे हफ्ते के दौरान धान के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 139 रुपए उछलकर 2356 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। दिसंबर महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में धान की खासी आवक देखने को मिली। भाव पर नजर डाले तो लखीमपुर मंडी में दिसंबर महीने के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। एग्वाक नेट के मुताबिक दिसंबर महीने की 1 तारीख को लखीमपुर मंडी में सामान्य धान का भाव रहा 2040 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2040 रुपए पर बना रहा। अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में धान के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के दौरान धान का औसत मासिक भाव 2032 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान धान के सौदों में 141 रुपए का उछाल आया और भाव 2173 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल, आइए देखते हैं। तेलंगाना के किसान इस मौसम में ज्वार, सूरजमुखी,
ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑयटरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। और किसान समाचार में कुछ और खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। खास खबरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 95वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चाहे गलवान हो या तवांग हो, भारत की सेनाओं ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है वह अतुलनीय है। भाजपा ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारतीय होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी को भारत की सेना पर गर्व है, और वहीं भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। गौरव भाटिया ने साथ ही कहा कि भारत की 1 इंच भूमि न किसी के कब्जे में है और न किसी में ये हिम्मत है कि वो कब्जा कर ले। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि डोकलाम घटना के दौरान भी राहुल गांधी को चीनी अधिकारियों के साथ सूप पीते हुए देखा गया था, जबकि भारतीय सेना चीनी सैनिकों से लड़ रही थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 48वीं जीएसटी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होने वाली इस बैठक में जीएसटी कानून के कुछ प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने को लेकर अधिकारियों की समिति की एक रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श हुआ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में आईएसआई एजेंट को रक्षा दस्तावेज बेचने वाला कटरा से गिरफ्तार हुआ है। जानकारी के अनुसार कटरा निबंधन कार्यालय में कार्यरत लिपिक रवि चौरसिया को रक्षा मंत्रालय से जुड़े प्रतिबंधित एवं गोपनीय दस्तावेज एक महिला को बेचने के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार की ओर से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषियों को छोड़ने का आदेश दिया था। बिल्किस ने गुजरात सरकार के इसी आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।